स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जब भी हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं, हमें ख्याल आता है कि हाँ, हम ठीक तरह से सांस ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, हम अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान उस वक्त जाता है जब हमें कुछ स्वास्थ्य संबंधी या श्वास संबंधी समस्या होती है। हमारा जीवन क्या है? सांसों की डोर है और उसी पर ये ज़िंदगी चलती रहती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही रहे। और इन दिनों मौसम भी बदल रहा है। बदलते मौसम के साथ बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगर इनमें कुछ बीमारियों का हम जिक्र करना चाहें तो खांसी, सर्दी, ज़ुकाम के अलावा एक जो ऐसी बीमारी है जिसका नाम है दमा। हम कोशिश करेंगे कि आज इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दे सकें। तो हम आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध छाती रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निशित कुमार, जो कि ऑर्किड हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ज़िंदगी जो है हमारी वो बस सांसों के साथ चलती रहती है। जहाँ सांस थमी, हम चले गए, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा श्वसन तंत्र है वो बिल्कुल सही रहे। अगर हम श्वास संबंधी बीमारियों की या समस्याओं की बात करें तो इनमें कौन कौन सी बीमारियाँ कॉमनली देखने में आते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमारी ज़िंदगी है वो दो सांस के बीच की ही ज़िंदगी है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे तभी बोलते हैं कि जब फर्स्ट ब्रेथ जब कोई लेता है, पहली सांस लेता है, तो उसके साथ ज़िंदगी की शुरुआत होती है। और जब मृत्यु भी होती है तो हम लोग बोलते हैं उसे लास्ट ब्रेथ, यानी कि अंतिम सांस। तो ज़िंदगी जो है वो दो सांस के बीच की ही है। जहाँ तक बात हुई कि सांस संबंधी रोगों की, इसके प्रति लोगों में जागरूकता कम है। कई सारे रोग हैं जो कि श्वसन तंत्र को, विशेष करके फेफड़ों को हानि पहुंचाते हैं। इसमें से विशेषकर आपका दमा, जिसे कि हम लोग एस्थमा भी बोलते हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन व सिगरेट के धुआं से होने वाली बीमारी जैसे कि लंग कैंसर, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। कुछ और बीमारियां हैं जैसे फेफड़े सिकुड़ने वाली बीमारी, उसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ आती है। अभी कोविड के बारे में सभी लोगों को जानकारी है। कोविड भी एक संक्रमण से रिलेटेड एक बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन है। तो कोविड भी हो गया, कोविड रिलेटेड निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया भी होता है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस इत्यादि बहुत ही कॉमन बीमारी हैं जो कि श्वसन तंत्र को अफेक्ट कर सकती हैं। जी जी, बिल्कुल। तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो श्वसन से संबंधित है। श्वसन तंत्र के कारण जो अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, खास करके हमने कहा था कि आज हम लोग दमा पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो ये दमा जो है ये क्या है? मतलब ऐसे तो हम जानते हैं जहाँ तक कि बहुत पुराने समय से ये बीमारी चली आ रही है और इसका नाम जो दमा है वो इसलिए पड़ा कि दम के साथ ही ये बीमारी जाती है। मतलब कि बिल्कुल ये लाइलाज बीमारी है। क्या ये सही है? क्या है ये दमा? दमा एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। जिस तरह से आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सब के बारे में रोज़ सुनते हैं, उसी तरह से दमा भी है। दमा से ग्रसित कई सारे लोग होते हैं और वो बिल्कुल ही नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहें तो बॉलीवुड में जैसे प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, ये सारे लोग दमा से पीड़ित हैं और ये सामने भी आ चुके हैं। इनके बारे में लोग जानते भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई लोग एक्स US प्रेसिडेंट जैसे कि बिल क्लिंटन, या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन में देखें अगर तो डेविड बेकहम, जो कि एक्स फुटबॉल प्लेयर थे, UK को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, उन्हें भी दमा है। लेकिन ये लोग सारी अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। दमा को कई और नामों से भी जाना जाता है। इसे ब्रोंकियल एस्थमा भी कहा जाता है। इसे कई बार लोग योसिनोफिलिया के नाम से भी जानते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, और कई बार इसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसके साथ जिया नहीं जा सकता, ये दम के साथ ही निकलेगा। ये एक भ्रांति है। इसमें मुख्य रूप से किसी न किसी ट्रिगर के कारण, और ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, ये डस्ट हो सकता है, ये पॉलन हो सकता है, एक्सरसाइज इंड्यूस भी हो सकता है, किसी चीज़ से भी एलर्जी हो, किसी दवाइयों के कारण भी होता है। तो
कुछ ट्रिगर होना जरूरी है। कई बार स्ट्रेस के कारण भी हो जाता है, इसके कारण श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम होता है, सांस की नली जो होती है वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कहीं ना कहीं इसमें जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी रहता है, यानी कि अगर किसी के माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को अगर इस तरह के प्रॉब्लम है तो वो आगे आने वाले जनरेशन्स में भी ये रह सकता है, बट इसे मतलब पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, मतलब ये है कि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मतलब पूरी ज़िंदगी इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे, दवाइयाँ लेनी होंगी, इतना तो तय है डॉक्टर साहब। लेकिन इससे पहले कि हम इन बातों पर आएँ, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो दम्मा है, एक तो आपने कारण बताया कि ये आनुवंशिक हो सकता है, तो आनुवंशिक होने के बाद क्या वो हर बच्चे में आता है या किसी एक दो में आने के चांसेस होते हैं? देखिए, अनुवांशिक है, लेकिन किसी को भी अगर कोई अनुवांशिक बीमारी होती है तो हर किसी को नहीं होता है। अनुवांशिक में भी मेंडेलियन लॉ फॉलो होता है, यानी कि अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स को है, दादा दादी नाना नानी या माँ बाप को किसी को है, तो हर एक बच्चे में अस्थमा हो जाए ऐसा नहीं है। कई बार ये स्किप भी कर जाता है, एक एक जनरेशन स्किप कर जाता है, तो हो सकता है कि बच्चों में ना हो लेकिन पोते पर पोतों में होने की संभावना रहे। उसमें भी अगर प्रिकॉशन लिया जाए तो हो सकता है कि वो उतना उभर करके सामने नहीं आए। जी जी, तो ये पता कैसे चलता है? क्या शुरुआत में ही जैसे बच्चों में भी हो जाता है? तो अस्थमा में हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अगर किसी को भी सबसे पहले पेशेंट जो आते हैं वो अपनी तकलीफ़ के बारे में बताते हैं, तो किसी को भी अगर एपिसोड्स में सर्दी, खांसी, नज़ला ये सब होते रहता है, यानी कि कई समय वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन मौसम के परिवर्तन के साथ साथ अगर उन्हें खांसी की शिकायत, धूल धुएं से परेशानी, सांस लेने में तकलीफ़, फेफड़े में घड़घड़ाहट की शिकायत, छाती में घड़घड़ाहट की शिकायत, अगर ये सब होते रहती है, नाक से पानी गिरना, छींक आना, फैमिली हिस्ट्री भी अगर स्ट्रॉन्ग है एलर्जी का, तो इन सारी चीज़ों से डॉक्टर शक करते हैं कि अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा कई बार कई सारे टेस्ट भी डॉक्टर्स कराने बोलते हैं, उसमें से मुख्य रूप से स्पायरोमेट्री है। जिस तरीके से हार्ट के लिए 2D एको या फिर पेट के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उसी तरह से फेफड़े की क्षमता नापने के लिए स्पायरोमेट्री नामक एक टेस्ट कराया जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल टेस्ट है, एक प्रकार का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, हर जगह आजकल उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट ये सब भी कराने की सलाह दे सकते हैं। उसमें रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, जैसे CBC, जिसमें यूसिनोफिल्स काउंट ये सब देखा जाता है। कई बार टोटल सीरम IG ये सब कराने भी बोला जाता है, और एक्सरे करा करके कई बार अन्य बीमारी जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या अगर छाती में पानी भर जाना इत्यादि को रूल आउट करने के लिए भी कई बार सलाह दी जाती है। जी जी, बिल्कुल। तो मतलब इस तरह के जो लक्षण आपने बताए हैं, अगर ये लक्षण दिखते हैं तो पेरेंट्स को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए, और तुरंत एक बार टेस्ट करा लेनी चाहिए। और टेस्ट तो बहुत आसान है, इसका आसानी से ही टेस्ट हो जाता है। इसमें देरी हमें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जितनी देर होगी उतना जो है समस्या जो है वो हम जानते हैं, किसी भी समस्या को अगर उससे निजात पानी है तो जल्दी करना पड़ता है। ये जो दमा, हम बदलते मौसम की भी हमने बात की थी, शुरुआत में ही मैंने कहा कि मौसम जो है वो बदल रहा है, तो बदलते मौसम में भी क्या इसकी शिकायत हो जाती है? बिल्कुल, जो एलर्जिक लोग रहते हैं उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि उन्हें ट्रिगर आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रिगर हर किसी का अलग अलग होता है, मुख्य रूप से परागकण, डस्ट इत्यादि, कुछ फंगस इत्यादि जो रहते हैं उनके कारण ही प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो मौसम बदलने के साथ साथ आप वायु में, मंडल में अगर देखिएगा तो अलग अलग पॉलेंस ये सब आते रहते हैं, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए कई प्रकार की एलर्जी टेस्ट भी होती हैं, स्किन प्रिक टेस्ट भी होता है, जिससे आप स्पेसिफिक किस चीज़ से आपको एलर्जी है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाता है तो आप उससे बचाव भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार कई लोगों को कई सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, तो ऐसे में दवाई लेना ज़रूरी है। शुरुआत में आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये बीमारी मतलब जड़ से ख़त्म नहीं होता है। देखिए, दो तरह की बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारी होती है जैसे मलेरिया है, टाइफॉइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, इसमें एक निश्चित इसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है। कई बार 5 दिन 10 दिन के इलाज के बाद मलेरिया, टाइफॉइड बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। टीबी का इलाज 6 महीने 9 महीने चलता है, वो भी ठीक हो जाता है। इसके विपरीत कुछ बीमारियां होती हैं जो कि ज़िंदगी भर चलती हैं, उसे कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है। जैसे डायबिटीज़ ले लीजिए, तो डायबिटीज़ का इलाज जो होता है, जब तक आप दवा खा रहे हैं शुगर कंट्रोल रहेगा, दवा खाना बंद कर देंगे शुगर बढ़ जाएगा।
उसी तरह से हाइपरटेंशन भी है, ब्लड प्रेशर जो है कि दवा जब तक आप खा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, छोड़ देने पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से दमा या एस्थमा में भी क्या है कि एक तो ट्रिगर को अवॉइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि किस चीज़ से एलर्जी है तो उस चीज़ को अवॉइड करें, तो आप काफ़ी हद तक अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जो हैं आपको कई तरह की दवाएँ बताएंगे, उसमें से इन्हेलर्स इत्यादि हैं जिसको लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती हैं पेशेंट्स के मन में कि इन्हेलर्स कितना उपयुक्त है, उसकी कहीं आदत ना पड़ जाए। इसके बारे में हम श्योर हैं कि हम लोग आपस में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अगर आप दवा लेते रहते हैं एस्थमा के लिए डॉक्टर के कहे अनुसार, तो बिल्कुल भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और पूरी तरह से कंट्रोल रहता है सिम्टम्स, और आप अपनी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एकदम नॉर्मल होकर के जी सकते हैं, हर तरह के काम कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये जो दवाइयाँ हैं वो जितने डॉक्टर बता रहे हैं उतना लेना है और समय पे लेना है, बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि थोड़ा आराम मिल गया और दवाई जो है वो बीच में छोड़ दिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये गांठ बांध लेने की ये बात है कि दवाइयाँ बिल्कुल नहीं छोड़नी है और तब हम इसे कंट्रोल रख सकते हैं। और ये आपने बताया कि जिस चीज़ से एलर्जी है उससे हम दूरी बना कर रखें, तो इससे हम बहुत अधिक तक मतलब हम निजात पा सकते हैं और आराम में रह सकते हैं। दमा के लिए एक बात और है सर कि जैसे खान पान पर भी क्या कुछ इसका निर्भर करता है इसके बढ़ने पर? कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है और कई बार वो पूछते भी हैं कि खान पान के विषय में। इनफैक्ट जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं सारे लोग जाते वक्त ये ज़रूर पूछते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक हेल्दी डाइट खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि उन्हें दही खाना है कि नहीं खाना है, कहीं खट्टी चीज़ों से कोई परेशानी तो होगी कि नहीं होगी, फल वगैरह खाना है कि नहीं, केला हो गया। कई बार लोग वापस लौट कर आकर के पूछते हैं कि खट्टी चीज़ खा सकते हैं कि नहीं, दही खा सकते हैं कि नहीं, केला खाने से परेशानी बढ़ जाएगी। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें, चाहे दही हो, चाहे केला हो, चाहे नींबू हो, सारी चीज़ें जो है किसी प्राकृतिक चीज़ें हैं और इनसे शरीर को फ़ायदा ही होता है। यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि हर किसी को केले से या दही से एलर्जी नहीं होती है, कुछ लोगों को हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप केला खाते हैं, दही खाते हैं, आपकी परेशानी बढ़ जाती है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। और ये सिर्फ केले और दही तक सीमित नहीं है, कई सारे लोगों को सी फूड से भी एलर्जी होती है। इसमें से प्रॉन हो गया इत्यादि से एलर्जी बहुत ही कॉमन है, क्रैब से। कुछ लोगों को किसी और खाने की चीज़ों से भी, एग प्रोटीन से, पीनट से भी एलर्जी हो सकती है, बादाम से भी एलर्जी हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना ट्रिगर पहचानना। एक हम लोग डायरी मेंटेन करने भी बोलते हैं, जिसे फूड डायरी बोलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ को खाने से आपके सिम्टम्स बढ़ जा रहे हैं, आपकी तकलीफ बढ़ जा रही है, तो फिर आप उसको नोट कर लीजिए और फिर उसको अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। बट ब्लैंकेट बैन जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जिसे दमा है उसे दही नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। नींबू भी जो है वो विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है, जो कि आपका एलर्जी प्लस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एलर्जी को कम करने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक होता है। तो किसी भी चीज़ को अन्यथा बंद ना करें, एक बार फूड डायरी मेंटेन करें। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ से बार बार तकलीफ हो रही है तो फिर उसको अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हम जानेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि अगर हम दमा पर कंट्रोल नहीं रखते हैं या इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए जो सारे एहतियात हैं वो नहीं बरतते हैं, तो ये क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं? ये शरीर पर और ज़्यादा क्या गंभीर रिजल्ट देने वाला होता है? लेकिन उससे पहले एक दमा का जो मरीज़ है, जिससे दमा है, तो ये तो आपने बताया कि कोई भी ट्रिगर या कोई भी जो जिससे एलर्जी है वो कहीं पर अगर उसको मिलता है तो ये उपट सकता है। तो एक दमा के मरीज़ को, अभी इनहेलर का आपने जिक्र किया था, तो क्या क्या चीज़ें जो है वो हमेशा साथ में रखनी चाहिए? देखिए, इन्हेलर जो है वो सबसे सेफेस्ट तरीका है दमा के इलाज का। आप इसको इस तरीके से लीजिए। मैं कई सारे जो पेशेंट्स आते हैं उनमें बहुत सारी भ्रामक स्थिति होती है। उन्हें लगता है कि इन्हेलर्स अगर लेंगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी, वो बहुत ही ख़राब चीज़ है। इन्हेलर्स में स्टेरॉयड होता है जिससे उन्हें कई प्रकार का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो कई सारे लोग उसमें ये भी सोचते हैं कि अगर इन्हेलर्स लेंगे तो अगल बगल लोग देखेंगे तो क्या उसके बारे में सोचेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं। इसमें यह जानना ज़रूरी है, इसमें कई बार मैं पेशेंट्स को ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कहीं पे हाथ में दर्द हो रहा है और आपको डॉक्टर अगर आपको बोले कि 10 दिन के लिए आप दर्द की गोली लें, और एक दूसरा डॉक्टर अगर आपको बोले कि आप उस पर मलहम या स्प्रे लगा लीजिए, तो आप क्या पसंद कीजिएगा?
अधिकतर पेशेंट यही बोलते हैं कि वो स्प्रे लगाना या क्रीम लगाना पसंद करेंगे, और कारण पूछने पे वो ये बताते हैं क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि गोलियों का साइड इफ़ेक्ट होता है। ये बिल्कुल सही है। गोली जो भी आप खाते हैं वो पेट में जाता है, पेट से वो खून की नली में जाता है और फिर शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। गोली को नहीं पता होता है कि आपको जो सूजन है या दर्द है वो कहाँ पर है, तो वो हर जगह शरीर में एक रूप से ही फैलता है, और जहाँ पे प्रॉब्लम होता है वहाँ पे 1-2% उसका पहुँचता है, जिससे उसमें असर करता है और बाकी सब जगह जाकर के साइड इफ़ेक्ट करता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्हेलर्स को बनाया गया है। इन्हेलर्स में जो दवा की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है कि अगर सालों भर भी लिया जाए उसे सुबह शाम, तो भी जो अगर आप उसकी दवा की मात्रा देखिएगा तो वो 1-2 गोली में अट सकती है। तो इन्हेलर्स में जो भी दवा होती है माइक्रोग्राम में होती है, और गोलियां में जो होती हैं वो मिलीग्राम में होती है, तो बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप इन्हेलर लेते हैं तो उसके अंदर चाहे वो पाउडर के फॉर्म में हो या धुएं के फॉर्म में हो, वो सिर्फ सांस की नली में ही जाता है, वो शरीर के अन्य हिस्सों में नहीं जाता है, लिवर किडनी में नहीं जाता है, खून में नहीं जाता है, तो इसलिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आदत पड़ने जैसी भी कोई बात नहीं होती है। अगर आपको दिखाई कम दे रहा है और डॉक्टर अगर आपको चश्मा पहनने बोल रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि आप चश्मा का हमेशा प्रयोग करना चाहेंगे ताकि आपको क्लियर दिखे। तो इसी तरीके से इन्हेलर्स भी अगर आदत लग भी गई चश्मा की तो अच्छी ही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप चश्मा नहीं पहनते हैं तो फिर पावर बढ़ने का खतरा रहता है। तो उसी प्रकार से अगर इन्हेलर्स आप डॉक्टर्स के कहे अनुसार अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर बीमारी बढ़ने का खतरा रहता है, जो कि बाद में खतरनाक रूप धारण कर सकता है। बहुत लोगों से हमने सुना है, सर आपने भी सुना होगा कि मतलब ये श्वास नली में इन्हेलर का जो भी है पाउडर फॉर्म या धुएं के फॉर्म में, तो ये फेफड़ों में जाकर जमा हो जाता है, फेफड़ों को खराब करता है, ये आपने भी सुना होगा। तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपका इन्हेलर्स का जो साइज़ रहता है, पार्टिकल साइज़ रहता है, वो बस स्मॉल एयरवे तक पहुंचता है, वो फेफड़ों तक नहीं पहुंचता है, तो सिर्फ सांस की नली तक ही सीमित रहता है। प्लस उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हम प्रतिदिन इतना पॉल्यूशन है वायुमंडल में, हम सब कुछ इन्हेल करते हैं, तो उसके कारण भी ऐसा नहीं है कि फेफड़े में सब कुछ जमा हो जाता है। तो इन्हेलर्स बिल्कुल भी सेफ़ है, इनफैक्ट वो ज़रूरी है। अगर आप उसको लेते हैं तो वो ब्रोंकोडायलेशन का काम करता है, जो सांस की नली में सूजन है उसमें कमी वो लाता है, जिससे किसी को भी अस्थमा के अटैक का खतरा नहीं रहता है। अगर इन्हेलर्स नहीं लेते हैं तो फिर अस्थमा के अटैक का खतरा रहता है, प्लस अस्थमा बिगड़ने का भी खतरा रहता है, जिसके कारण पेशेंट्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इन्हेलर्स ही सही इलाज है दमा का, और इन्हेलर्स बिल्कुल ही सेफ है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर किसी तरह की भी गलतफहमी है तो हम यही चाहेंगे कि जो गलतफहमी है इसको दूर करें, और जो इसका इलाज है इन्हेलर है उसका इस्तेमाल करें, ताकि जब भी दमा का प्रकोप हो तो उसमें आराम मिले। हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि अगर कोई दमा का इलाज नहीं करता है, समय पे दवा नहीं ले रहा है, या फिर एलर्जी बार बार उसको हो रही है, तो इसके क्या आगे चलकर कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं? फेफड़ों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है? अस्थमा को सामान्यतः हम लोग रिवर्सिबल बीमारी बोलते हैं, यानी कि अस्थमा में कई बार लोग जो होते हैं उनको हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता है, मौसम के बदलाव के साथ प्रॉब्लम होता है, या जब भी ट्रिगर ये सब होता है तब उसके कारण प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर कोई दवा नहीं लेता है, लंबे समय तक इलाज उसका नहीं कराता है, तो धीरे धीरे सांस की नली, जो कि शुरू में दवाइयों के असर से वापस फैल जाती हैं, वो फैलना बंद कर देती हैं और परमानेंटली सिकुड़ जाती हैं। तो वैसी ही बीमारी हो जाती है जैसे COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि सिगरेट पीने के कारण होता है, जिसमें फिर दवाओं के बहुत ज़्यादा उपयोग से भी बहुत फ़ायदा नज़र नहीं आता है। इसके साथ साथ अगर उम्र के साथ साथ अगर आप दवा नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे अस्थमा बिगड़ता जाता है, उसमें बार बार अटैक आने का खतरा रहता है, और अटैक आने के कारण ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है, ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है। तो दमा के अटैक से बचने के लिए इन्हेलर्स हमेशा प्रयोग करना चाहिए। इन्हेलर्स जो है, हमेशा एक बात ये भी जानना ज़रूरी है कि कई बार लगता है कि एक बार इन्हेलर मिल गया तो हमेशा उसे ही लेते रहना है, ऐसा नहीं है। हम लोग उसको डोज को कभी कभी बढ़ाते भी हैं और कभी कभी कम भी करते हैं। तो कई बार अगर सिम्टम्स पूरी तरह से कंट्रोल है तो उसमें अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर टेस्ट करके देखेंगे, आपसे आपकी हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, और हो सकता है दवा की मात्रा बहुत ही कम कर दें। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब जब भी अटैक हो इन्हेलर रखें, और इन्हेलर भी बदलते रहना चाहिए। एक बार समय समय पे चिकित्सक से, अपने जो है डॉक्टर हैं आपके, उनको दिखा लेना चाहिए कि डोज बढ़ाना है या घटाना है। हो सकता है कि बिल्कुल यूज़ करते करते, और अगर आप सावधानी बरत रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो अटैक भी कम हो और इन्हेलर की भी आवश्यकता कम पड़े, और कम मात्रा में पड़े।
फेफड़ों से संबंधित बात कर रहे हैं सर, तो अभी जो कोरोना के काल से हम गुजर रहे हैं, लगातार कोरोना पर इसका असर, कोरोना के कारण लंग्स पर असर हुआ है, तो ये कोरोना काल में दमा के मरीज़, उनको क्या और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है? दमा के ही नहीं, फेफड़े संबंधी किसी भी रोग से अगर कोई भी ग्रसित है, चाहे वो COPD हो, ILD हो, लंग कैंसर हो, एस्थमा हो या कोई अन्य बीमारी, तो उन्हें बहुत ही अपना ख्याल रखना चाहिए। उन्हें हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें वैक्सीन ज़रूर से लेना चाहिए। अगर वैक्सीन अभी तक नहीं लिए हैं तो बिल्कुल ले लें, क्योंकि आपका फेफड़ा पहले से ही कमज़ोर है। अगर उसके ऊपर से कोविड भी हो गया तो फिर खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए वैक्सीन ज़रूर लें। अगर जहाँ ज़रूरत है बूस्टर की, वहाँ बूस्टर भी ले सकते हैं। और साथ में प्रिकॉशन पूरा रखें, साफ़ सफाई से रहें, साथ में मास्क का उपयोग करें। जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें। इससे लंग्स को ताज़ी हवा मिलती है, प्लस वो मजबूत भी रहता है। जी जी। और दवाइयाँ जो भी चल रही हैं उसको डॉक्टरी सलाह के अनुसार हमेशा चलाते रहें। बिल्कुल। मतलब कोरोना काल में सिर्फ दमा के ही मरीज़ नहीं, बल्कि और भी जितने लोग हैं सबको बिल्कुल ध्यान देना है, ताकि जो लंग्स, जो फेफड़े हमारे हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ रहें। ये जो लक्षण की अगर हम बात करें सर, जैसे कि दमा में खांसी और सांस लेने में दिक्कत होती है, क्या कभी कभी खून भी निकलता है, या फिर ऐसा कुछ सिम्टम्स किन किन हालात में इस तरह के हो सकते हैं? सामान्य तौर पे जो दमा के लक्षण हैं उसमें मौसम के बदलाव के साथ सांस फूलना, खांसी आना, छाती में घड़घड़ाहट होना, रात को सोने में तकलीफ़ होना, खांसी के कारण नाक से पानी गिरना, छींक आना, धूल धुएं से तकलीफ़, मौसम बदलाव के कारण प्रॉब्लम का बढ़ जाना, घटना, बीच बीच में ठीक रहना इत्यादि है। खांसी में खून आना सामान्य दमा के लक्षण नहीं है। अगर खांसी में खून आ रहा है तो इसमें टीबी और लंग कैंसर का शक ज़्यादा रहता है। इसके साथ निमोनिया में भी खांसी में खून आ सकता है। खांसी में अगर कभी भी किसी को खून आता है तो उसे बिल्कुल ही सजग हो जाना चाहिए, डॉक्टर से तुरंत जा कर के मिलना चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए, देखने के लिए कि कहीं ये बीमारी जो है टीबी या फिर लंग कैंसर का लक्षण तो नहीं है। जी। और अगर दमा के उपचार की अब हम बात करें, तो किस तरह से इसका उपचार किया जाता है, और आप ऑर्किड में हैं, या फिर ऐसे सामान्य अगर हम मेडिकल संस्थानों की बात करें तो किस तरह से उपचार की व्यवस्था है? देखिए, जहाँ तक दमा की बात है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि दमा किस कारण से हो रहा है। अगर एलर्जी के कारण हो रहा है, कई बार किसी ड्रग्स के कारण भी होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि उन ड्रग्स को अवॉइड करने के लिए कई बार ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या फिर कोई अन्य दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन, ये सब के कारण भी एस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है, एस्थमा का अटैक आ सकता है। तो अगर वैसा कुछ भी है तो हम लोग उन दवाओं को अवॉइड करने बोलते हैं। कुछ एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा भी होता है कि अगर एक्सरसाइज करते हैं तो एस्थमा उत्पन्न हो जाता है। वैसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करने के पहले इन्हेलर ले लेने। बट मुख्य रूप से एस्थमा जो है वो एक एलर्जिक कंडीशन है, तो सबसे पहले तो ट्रिगर अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए ट्रिगर पहचानना ज़रूरी है। इसके अलावा एक बार जब एस्थमा प्रूव हो जाता है तो फिर डॉक्टर्स जो हैं उन्हें अलग अलग तरह की मेडिसिन देते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से इन्हेलर्स का उपयोग होता है। उसके अलावा कुछ ओरल मेडिकेशंस का भी यूज़ होता है, तो वो डॉक्टर के कहे अनुसार ही लेना है। बट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर आप डॉक्टर के कहे अनुसार मेडिसिन लेते हैं तो धीरे धीरे इसकी मात्रा कम हो जाती है और बहुत ही कम दवाइयों के साथ आप अपने एस्थमा पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है दमा में, चाहे ऐसे भी हम कहते हैं कि हेल्दी डाइट लेना है हर किसी के लिए। व्यायाम की भी हम बात करते हैं, अभी आपने जिक्र भी किया एक्सरसाइज के लिए। तो किस तरह का एक्सरसाइज दमा के मरीजों को करना चाहिए ताकि जो वो श्वसन संबंधी जो उनकी समस्या है वो कम हो? दमा के रोगी को या कोई भी जो फेफड़े संबंधी रोग से ग्रसित हैं उन्हें पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक्सरसाइजेस कई तरीके से कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसमें से योगा भी आप कर सकते हैं, प्राणायाम है, अलग अलग तरह के योगा के जितने भी आसन होते हैं, प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये सारी चीज़, कपाल भारती हो गया, ये सब अगर करते हैं तो उससे विशेष फ़ायदा होता है। इसके अलावा संग फूंकना, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, आप अगर सुबह रोज़ मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ओपन एरिया में अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी जी। अभी हम मास्क लगाने की बात करते हैं सर, कोरोना काल है, तो ये मास्क के कारण उनको कोई परेशानी इस तरह की हो रही है क्या?
इसमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि मास्क जो भी आप उपयोग करते हैं उसे सही समय पर स्टरलाइज कर लिया करें, धो लिया करें। गंदे मास्क के उपयोग से इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जिससे दमा का अटैक आ सकता है। तो जो भी मास्क यूज़ करें उसे ज़रूर से धो लिया करें और सैनिटाइज कर लिया करें। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और इस कोरोना काल में भी कैसे एक दमा के मरीज़ को खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में भी आपने बताया है। और कोरोना काल है तो उनका जो भी गाइडलाइंस है उनका तो पालन हमें करना ही करना है। तो मास्क से संबंधित भी जो आपने बातें बताई हैं, मैं उम्मीद है कि लोग इसका ख्याल ज़रूर करेंगे। तो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।